प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है, कौन सी अवस्था में इसका निर्माण होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका महत्व क्या है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। बात आती है कि भाई ब्लास्टुलेशन हम कहेंगे किसको। विदलन के फलस्वरूप एक कोश के युग्मनज अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं वाले भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है। तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं को कोरक खंड यानी ब्लास्टुलेशन हम कहते हैं। ब्लास्टुलेशन जब होता है यानी विदलन के पश्चात जब ये ब्लास्टोमियर्स बनते हैं तो इनका रेशियो एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है, ज्यामितिक अनुपात में बढ़ता है, यानी 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, फिर 32, इस प्रकार नंबर ऑफ सेल्स इनकी बढ़ती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि कोरखंड जो रहते हैं गोलाकार आकृति के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका समय बढ़ता जाता है, समय बढ़ने के पश्चात इनमें पारस्परिक बल के कारण ये धीरे धीरे कोशिकाएं गोलाकार ना होकर के चपटी होती जाती हैं और चपटी होकर के ये एक दूसरे से परस्पर जुड़ती रहती हैं। प्रजनन के फलस्वरूप निर्मित मरूला अवस्था से ब्लास्टुला अवस्था का निर्माण होता है और ब्लास्टुला बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं। बात आती है भाई ब्लास्टुला क्या होता है। तो ब्लास्टुला से पहले यानी कि मरूला बन रहा है, तो मरूला क्या होता है। तो मरूला क्या है कि जो कोरक खंड होते हैं वो परस्पर जुड़ करके विकसित होने वाले भ्रूण को एक विशिष्ट आकृति प्रदान करते हैं, जो एक शहतूत की तरह की आकृति होती है। और जो शहतूत की तरह की जो भ्रूणीय अवस्था है उस भ्रूणीय अवस्था को हम मरूला या तूतक कहते हैं। इस तरह की आकृति जो है यानी मरूला टाइप की जो आकृति है सिलेंट्रेट्स संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें मरूला का या वास्तविक मरूला का पूर्णतः अभाव होता है। ब्लास्टुला में कोरक खंडों या ब्लास्टोमियर्स की एक परत पाई जाती है जो लसलसी होने के कारण आपस में सहसंबंध से जुड़ी रहती है, और इस परत ये जो परत बनती है इस परत को हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टुला के दौरान एक कैविटी बनती है, गुहा का निर्माण होता है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टुला यानी कि अधिकांश जो प्राणी होते हैं विदलन के फलस्वरूप अनेक कोरक खंड एक निश्चित स्तर में जमा हो जाते हैं। इन कोरक खंडों के मध्य दरारों के रूप में सक्रिय गुहा का विकास हो जाता है। जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ता जाता है तो यह गुहा भी बड़ी होती जाती है और इस गुहा को हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। कोरक खंडों से बने इस स्तर को हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, जो कि जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है उसको चारों ओर से घेर लेती है। इस तरह का गोलाकार खोखली भ्रूणीय संरचना ब्लास्टुला कहलाती है और इसकी निर्माण की जो क्रिया है वो संपूर्ण क्रिया ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहलाती है। अब आता है कि प्राणियों में किस किस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है, क्या क्या इनके प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राणियों में बनने वाले ब्लास्टुला अलग अलग होते हैं जो विदलन के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ये जो कोरक होते हैं मुख्यतया 5 से 6 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहला जो प्रकार है उसका अध्ययन करेंगे, सीलोब्लास्टुला प्रेगुइये कोरक। प्रेगुई कोरक या जो सीलोब्लास्टुला होता है ये एक खोखली गोलाकार गेंदनुमा संरचना होती है, जैसा आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए, ये चारों तरफ ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये एक परत के रूप में जम जाती है और ये परत रूप में आपका ब्लास्टोडर्म कहलाती है। बीच का जो अंदरूनी खोखला भाग दिखाई दे रहा है ये ब्लास्टोसील कहलाती है। इसमें ब्लास्टोडर्म एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है और कोरक चर्म के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं या ब्लास्टोसील कहते हैं, जो इसके अंदर दिखाई दे रही है, जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स नुमा एक पदार्थ भरा हुआ रहता है। यानी कि जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरा हुआ होता है। इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है वो एकाइनोडर्मिस और एम्फिओक्सस में विशेष तौर पर पाया जाता है। इसका बेहतरीन सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एकाइनोडर्मिस जो प्राणी होते हैं वो, और एम्फिओक्सस जो प्राणी होते हैं उनमें सीलोब्लास्टुला टाइप का
ब्लास्टूला पाया जाता है। सेकेंड टाइप आता है एम्फीब्लास्टूला। तो ये इस प्रकार का जो ब्लास्टूला है वो कोरक में संरचनात्मक रूप में से विभेदित होते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोरक के पृष्ठ अर्ध भाग में छोटे आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि इसका जो डोर्सल पार्ट होता है उसका हाफ पार्ट में कैसी कोशिकाएं पाई जाएंगी, छोटे आकार की। इनको हम माइक्रोमियर्स कहते हैं। छोटे आकार के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको हम माइक्रोमियर्स कहेंगे। और कोरक के अधर भाग में, पेंट्रल भाग में पीतक युक्त बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन बड़े आकार युक्त जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम मैक्रोमियर्स कहते हैं। इस प्रकार के कोरक में यानी ब्लास्टूला में जो ब्लास्टोसील पाई जाती है वो बीच में नहीं पाई जाती है। सेंटर का जो भाग होता है, मध्य का भाग है, उसमें नहीं पाई जाती है, बल्कि जो पृष्ठ का जो भाग है उसकी तरफ ऊपर की ओर होती है ये। जैसे आप चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, ये केंद्रीय भाग में ना होकर के ये जो भाग है ऊपर का पृष्ठ भाग की तरफ दिखाई दे रही है। छोटे वाले खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोमियर्स कहलाते हैं। और बड़े बड़े आकार के नीचे आप ये देख रहे हैं, ये मैक्रोमियर्स कहलाते हैं। इस टाइप का जो ब्लास्टूला है वो ज़्यादातर जो आपके स्पंज होते हैं, साइकन्स होते हैं, उनमें पाया जाता है, या फिर मेंढक होते हैं उनमें भी इस प्रकार का एम्फीब्लास्टूला टाइप का ब्लास्टूला पाया जाता है। साइकन के जो एम्फीब्लास्टूला होता है उसका जो फर्स्ट अर्ध भाग है उसके जो माइक्रोमियर्स होते हैं उनमें कसाब भी पाए जाते हैं, जबकि अदर अर्ध भाग की जो कोशिकाएं होती है वो कसाब विहीन होती है। जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ये नीचे फ्लैजिला टाइप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। आधे भाग में तो फ्लैजिला है ये, और ऊपर का जो मेगा स्मीयर या मैक्रो स्मीयर्स हैं उनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला या कसाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ब्लास्टूला किसमें पाया जाएगा, साइकन्स में। अब आता है डिस्क ब्लास्टूला। इस प्रकार के ब्लास्टूला का निर्माण अंडे के सक्रिय एनिमल पोल की तरफ होता है। यानी कि अंडे के दो भाग होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। वेजिटल पोल जहाँ पर यॉक पाया जाता है और जहाँ पर सक्रिय कोशिका द्रव होता है वो एनिमल पोल होता है। तो ये इसका निर्माण कहाँ होता है, डिस्क ब्लास्टूला का एनिमल पोल की तरफ होता है। यह ब्लास्टूला एक डिस्क की तरह होता है और यह डिस्क जो यॉक होता है उस यॉक के ऊपर की साइड की स्थित होता है। ये इस प्रकार का जो ब्लास्टूला है पॉलीलेसिथियल या मेगालेसिथियल जो अंडे होते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, जिनमें यॉक की मात्रा बहुत अधिक होती है उन अंडों को हम बहुपीतकी कहते हैं। तो मेगालेसिथल या टीलोलेसिथल या पॉलीलेसिथियल जो अंडे होते हैं उनमें डिस्क ब्लास्टूला पाया जाता है। और ये बहुपीतकी अंडे किसमें हो सकता है, जैसे एवीज है, रेप्टाइल्स है, ये बहुपीतकी अंडों के उदाहरण है। इनमें पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण बिंबा विदलन पाया जाता है और इस प्रकार की विदलन के परिणाम स्वरूप इनमें डिस्क ब्लास्टूला का निर्माण होता है। डिस्क ब्लास्टूला में पृष्ठ की तरफ, ठीक है, एक छोटी पीतक विहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आपस में मिलकर के एपीब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि यॉकलेस सेल्स पाई जाती हैं और ये आपस में मिलकर के एपीब्लास्ट का निर्माण करती हैं। जबकि बड़े आकार की और यॉक युक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो अधोजनिक गुहा में प्रवेश करके हाइपोब्लास्ट नामक स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि यॉकलेस तो किसका निर्माण करेंगी, एपीब्लास्ट का, जबकि यॉक युक्त जो होंगी कोशिकाएं वो हाइपोब्लास्ट नामक स्तर का निर्माण करती हैं। और इन दोनों स्तरों के बीच में दरारनुमा जो गुहा बनती है वो गुहा ब्लास्टूलोसील होगी। इस प्रकार आपके डिस्क ब्लास्टो का निर्माण हो जाता है। अब आता है ब्लास्टोसिस्ट। इस तरह का जो ब्लास्टूला है वो स्तनधारी प्राणियों में अधिक पाया जाता है। इनमें विकास के दौरान कोशिकाओं की एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है। यानी जब ये ब्लास्टूला का जब निर्माण होता है तो इस दौरान एक ठोस गेंद जैसी संरचना बनती है। और इस प्रकार का जो ब्लास्टूला है वो ज़्यादातर स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो इसके दौरान जो कोशिकाएं होती हैं वो
एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण करती हैं और ये संरचना आपकी कहलाती है मोरूला। मोरूला के बाहर परिधि की तरफ, यानी कि बाहर जो लेयर है, ये परिधि आपको दिखाई दे रही है, ये वाली परिधि, ठीक है, बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं मोरूला के बाहर यानी परिधि की तरफ जो पाई जाने वाली कोशिकाएं एक उपकला स्तर के रूप में विन्यासित होती है, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। मोरूला के भीतर की तरफ अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आंतरिक कोशिका पिंड कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर की साइड अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? आंतरिक पिंड कोशिका। ट्रोफोब्लास्ट तथा आंतरिक कोशिका पिंड के मध्य में एक सक्रिय विदर का विकास होता है, जिसको हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। ये ब्लास्टोसील आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ब्लास्टोसील है, ये आपकी बड़े आकार की कोशिका है, ये आपकी उपकला स्तर की कोशिका है जो कि एक लेयर के रूप में विन्यासित होती हैं। तो इस प्रकार की संरचना या ब्लास्टोसिस्ट जो ब्लास्टुला है वो स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इस तरह का जो ब्लास्टुला है उस ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील का अभाव होता है। पेरीब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोसील होती है वो एब्सेंट होती है, इसका निर्माण नहीं होता, यानी कोरक गुहा नहीं पाई जाती है। अंडों में सतही विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो कोरक खंड होते हैं वो बाहर की तरफ जो परिधि होती है उस परिधि की चारों ओर जमा होकर के ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं, और जो ब्लास्टोडर्म होती है उसके चारों ओर पीतक को घेरे हुए रहती हैं। अतः जो कोरक गुहा होती है उसमें एब्सेंट हो जाती है। इसकी खास बात है, पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लास्टुला है जिसमें ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती है, तो आप पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला बता सकते हैं। इसका अभाव होता है, यानी इसमें ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है। इस तरह का जो ब्लास्टुला है यानी पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल जो ब्लास्टुला है वो सामान्यतः इंसेक्ट जो रहते हैं कीटों में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुपरफिशियल या पेरीब्लास्टुला किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो इंसेक्ट के जो एग होते हैं उनमें पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला पाया जाता है। आप ये दिखाई दे रहा है, ये पेरीब्लास्टुला है, देख रहे हैं आप, योग की मात्रा इसमें अंदर की ओर दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ दोनों लेयर में कोशिकाएं जमी हुई है जिनको हम ये जो है ये आपके ब्लास्टोडर्म है, ठीक है। इसमें चारों तरफ से योग भरा हुआ है, कहीं भी इसमें गुहा दिखाई नहीं दे रही है, इसमें गुहा एब्सेंट होती है, यानी कि ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है, इसमें ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती है। अब आता है आपका स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक का निर्माण जो सर्पिल विदलन होता है उसके फलस्वरूप होता है। इसकी खास बात क्या है कि जो स्टीरियोब्लास्टुला होता है इसका निर्माण स्पाइरल जो क्लीवेज होता है उसके फलस्वरूप होता है। अगर विदलन आपका स्पाइरल है तो डेफिनेटली इसमें जो ब्लास्टुला बनेगा वो स्टीरियोब्लास्टुला होगा। और इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, जैसे आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं बीच में छोटी सी गुहा दिखाई दे रही है ये, ठीक है। तो स्टीरियोब्लास्टुला की खास बात ये है कि इसमें जो ब्लास्टोसील पाई जाती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। जबकि इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि जो पेरीब्लास्टुला होती है उसमें तो एब्सेंट ही होती है, ब्लास्टोसील पाई नहीं जाती, लेकिन इसमें पाई तो जाती है लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटी होती है। इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उनकी संख्या कम होती है और ये आकार में बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा कि पहले वाले जो जितने भी हमने ब्लास्टुला पढ़े हैं, चाहे वो सीलोब्लास्टुला हो, चाहे डिस्कोब्लास्टुला हो, चाहे पेरीब्लास्टुला हो या ब्लास्टोसिस्ट हो, उसमें नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन उनका आकार छोटा होता था। लेकिन स्टीरियोब्लास्टुला की खास बात क्या है कि इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है और आकार में बड़े होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो ये आपका ब्लास्टोमियर्स हैं, ये सारा ब्लास्टोमियर्स है, तो आकार में देख रहे हैं आप बहुत ही बड़े हैं
और नंबर ऑफ सेल्स में अगर देखें तो भी ये नंबर ऑफ सेल्स कम है और लेकिन साइज़ बड़ी है। तो इसकी खास बात यही है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स यानी ब्लास्टोमियर्स तो होते हैं कम, साइज़ इनकी होती है ज़्यादा, और ब्लास्टोसील जो रहती है उसकी साइज़ होती है बहुत ही छोटी। इस प्रकार का जो ब्लास्टूला है नेरीज और कुछ मॉलस्क जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण क्या है, यानी कि नेरीज और मॉलस्क जो प्राणी होते हैं उनमें स्टीरियोब्लास्टूला पाया जाता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन, यानी कोरक भवन का क्या महत्व है, यानी अगर कोरक भवन की क्रिया रुक जाए तो क्या प्रभाव होगा और होता है तो क्या प्रभाव होगा। ब्लास्टूला जो रहता है, ब्लास्टूला का निर्माण विदलन की दर को मंद कर देता है। अगर जैसे ही आपका विदलन चालू हो गया, विदलन की दर लगातार बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए या उसका कंट्रोल करने के लिए ब्लास्टूला बनना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ब्लास्टूला का निर्माण विदलन की दर को मंद कर देता है, यानी विदलन को स्टॉप करने के लिए हमें ब्लास्टूला की आवश्यकता पड़ेगी। कोरक भवन के दौरान पूर्व कल्पित भ्रूणीय अंगों के क्षेत्रों का विभेदन हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उन ब्लास्टोमियर्स में पूर्व निर्धारित फैट मैप होता है, तो उनका विभेदन ब्लास्टूला के दौरान होता है, जो गैस्टूला भवन के समय विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। कोरक गुहा गैस्टूला भवन के दौरान पूर्व कल्पित जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके ड्यूरेशन में माइग्रेशन होता है, यानी कि कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, जाती हैं, तथा पूर्ण विन्यास के लिए एक मार्ग उपलब्ध कराती हैं। यानी जब ब्लास्टूला होगा, ब्लास्टूला बनेगा और ब्लास्टुलेशन जब स्टार्ट होगा तो सेल्स माइग्रेट करेंगी। जब माइग्रेट करेंगी तो उसके लिए जो पथ बनेगा, मार्ग बनेगा, उसके लिए मार्ग उपलब्ध करवाने का काम ब्लास्टूला करता है। नेक्स्ट आता है कि जो ब्लास्टूला होता है वो गैस्टूला भवन की जो पूर्व की महत्वपूर्ण विकास अवस्था होती है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज हो गया, फिर आपका मोरूला बन गया, मोरूला के बाद में ब्लास्टूला बन गया। जैसे ही ब्लास्टूला बनेगा तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है यानी गैस्टुलेशन, तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस्टूला से जो पूर्व की अवस्था है वो आपकी ब्लास्टूला होती है। तो जब ब्लास्टूला बनेगा उसके बाद ही गैस्टुलेशन होगा, तो यानी गैस्टुलेशन बनने के लिए ब्लास्टूला एक अति महत्वपूर्ण विकासीय पद है।